Good evening everyone. Welcome to my channel Dhani Classes. So today's lecture is started by the poverty as a challenge economic third chapter in 9th class. Okay. So इस लेक्चर में हम 9th क्लास के पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पॉवर्टी, बेसिस ऑफ पॉवर्टी एनालिसिस, पॉवर्टी लाइन, वल्नरेबल ग्रुप्स, इस पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज है, यानी एक प्रकार से ये जो गरीबी है हमारे लिए कैसे चैलेंज, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो पॉवर्टी वर्ड इज़ मेड बाय द पुअर, है ना। पॉवर्टी वर्ड किससे बना है? पुअर वर्ड से। पुअर कौन? द पर्सन हु हैज़ नॉट हैविंग अ फूड, शेल्टर एंड दैट क्लॉथ फॉर सर्वाइविंग देयर लाइफ। जनरली वी आर सेइंग दैम पुअर। हम नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है ना, बेसिकली हम ऐसे व्यक्ति को गरीब या पुअर की कैटेगरी में अलग अलग उसको डिफाइन करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी पॉवर्टी की डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है ना। यहाँ पर पॉवर्टी के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जिसमें आपका जो चैप्टर्स की बिगनिंग हो रही है वो चैप्टर्स की बिगनिंग ये अलग अलग पॉइंट से हो रही है। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कॉमन इंडिकेटर्स, फिर दूसरा है सोशल इंडिकेटर्स, है ना। ये पॉवर्टी के अंतर्गत 2 पॉइंट पढ़ेंगे। फिर बेसिस ऑफ पॉवर्टी एनालिसिस में पढ़ेंगे हम सोशल एक्सक्लूशन और वल्नरेबिलिटी, है ना। फिर पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर डिसाइड कर देती है। उससे ऊपर आने वाले APL कहलाते हैं और उससे नीचे वाले BPL कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वल्नरेबल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। वल्नरेबल ग्रुप यानी सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप्स, 2 अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटर स्टेट डिस्पैरिटी और ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, यानी स्टेट में कहाँ कहाँ पॉवर्टी कैसे स्प्रेड है। सेकेंडली ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी का क्या एस्टिमेट है, क्या रेशियो है, ये हम पढ़ेंगे। सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा की स्टोरी बता दूँ पॉवर्टी की। आपकी बुक में जो बिगनिंग हो रही है, चैप्टर की बिगनिंग हो रही है, उस बिगनिंग में 2 अलग अलग प्लेस की पॉवर्टी के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यानी नॉर्मली हम पॉवर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना। सो स्टार्टिंग में बताया कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास हम जितने भी कई लोगों को ऐसे देखते हैं, रिक्शा वाला है या फिर जो आपने देखा होगा कई होटल में बच्चे काम करते हैं, है ना, या फिर और जो हाथ ठेला चलाते हैं, या फिर ऐसे कई ऐसे डेली वेजेस वर्कर होते हैं ना। से दे ऑल आर कमिंग इन अ पुअर, है ना। वो सब हम उन सबको कैसे कंसिडर करते हैं? पुअर। लेकिन इकोनॉमी उसको कैसे डिफाइन करती है? यहाँ पे 2 स्टोरी दी गई है। एक स्टोरी में यानी पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए 2 रेशियो लिया है। यानी अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी को एक अलग तरीके से मेज़र करेंगे और रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को अलग तरीके से मेज़र करेंगे। तो अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी को हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसमें एक स्टोरी दी हुई है राम सरन की, जो 33 ईयर ओल्ड है। बेसिकली उसका मेन मोटिव आपको बता देती है स्टोरी का। उसमें जो राम सरन है उसके फैमिली में उसकी जो वाइफ है, और राम सरन जो है वो 1500 उसकी इनकम है। उसकी वाइफ उसकी हेल्प करने के लिए 800 कमाती है, और उसके 4 चिल्ड्रंस भी हैं, है ना। 4 चिल्ड्रन हैं जिनकी एज जो है वो 6 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर राम सरन की इनकम हो गई 1500, देन हिज वाइफ्स इनकम इज़ 800, है ना। और उसके जो 4 चिल्ड्रन हैं वो 6 महीने से लेकर 12 साल तक की एज के उसके 4 चिल्ड्रन हैं। सेकेंडली उसको जो कुछ अमाउंट, कुछ मनी जो है ओल्ड पेरेंट्स को भी भेजना पड़ता है ना। उसके फादर जो है वो लैंडलेस लेबर है ना। पॉइंट यहाँ आ रहा है लैंडलेस लेबर, यानी उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो एक लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड होते हैं? दे आर डिपेंडिंग बोथ द ब्रदर, यानी राम सरन और उसके ब्रदर पर डिपेंड होते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये भी दिया हुआ है कि राम सरन जो है एक रूम में रहता है ना, ही लिविंग इन अ 1 रूम। और इसमें आगे और भी दिया हुआ है कि वो सिटी से आउटस्कर्ट्स, मतलब एक आपने कहीं देखा होगा सिटी में जो मेट्रो सिटीज़ होती है, कई सिटीज़ होती है, वहाँ पे एक अलग से पर्टिकुलर कॉलोनी बना दी जाती है लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए, है ना। तो उस वहाँ पर एक रूम में वो रहता है
और उसकी जो वाइफ है शांता देवी, वो 800 रुपीज़ कमाती है, मैंने आपको बता दिया। और उसका जो एक बेटा है जो 10 ईयर मतलब उसका एक बेटा है, वो क्या करता है 300 समथिंग वो कमा लेता। मतलब ऐसे करके कुल ओवरऑल इनकम उनकी कितनी हो गई है 2600 समथिंग हो गई है ना। इसमें उनको पेरेंट्स को भी भेजना है और पूरा घर का खर्च चलाना है। उनके साथ उनकी फैमिली में है कि उनके पास क्लॉथ की प्रॉब्लम है, मेडिकल फैसिलिटी तो है ही नहीं, शूज़ उनके लिए लग्जीरियस आइटम है ना। इस तरह से वो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। कौन? राम सरन और उसकी फैमिली। ये हो गया अर्बन एरिया की स्टोरी। सेकेंडली एक स्टोरी यहाँ पर गिवन है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में क्या है, एक लक्खा सिंह है। लक्खा सिंह एक छोटे से विलेज उत्तर प्रदेश के मेरठ में वहाँ पे रहता है ना। और वो 50 रुपीज़ पर डे में वर्क करता है, ठीक है। उसकी जो फैमिली है उसके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है, बट वो क्या करता है कि 50 रुपीज़ पर डे में किसी के यहाँ वर्क करता है डेली। और कई बार उसको वीट और जो राइस पल्सेस वगैरह वो उसको डेली उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये बताया गया है। और लक्खा जो है कच्चे हाउस में रहता है ना, छोटा सा ऐसे झोपड़ी टाइप का बनाकर वो रहता है। मेडिकेशन की फैसिलिटी है नहीं, किसी तरह का कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। उसके फादर टीबी पेशेंट हैं। तो इस तरह से दोनों स्टोरी में कंपैरिजन में ये समझ में आ रहा है कि लेबर जो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी का जो सिनेरियो है वो किस तरह से, हम पॉवर्टी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर दोनों स्टोरी से हमें कुछ पॉइंट सामने आ रहे हैं सामने, जिससे हम समझ सकते हैं कि पुअर कौन है, द पर्सन है ना हु आर द लैंडलेस। पहला पॉइंट क्या सामने आ रहा है कि जो लैंडलेस है ना, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या जिसको हम कह सकते हैं लैंडलेसनेस इज़ अ बेसिक कॉज फॉर द पॉवर्टी, है ना। लैंडलेसनेस जो है यानी बिना ज़मीन के, जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, दे आर कॉल्ड अ पुअर, ठीक है। सेकेंडली अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट, व्यक्ति बेरोजगार है तो वो गरीब है। थर्डली साइज ऑफ फैमिली, किसी किसी फैमिली मेम्बर्स में इनकम तो है बट इनकम यानी अर्निंग वाला एक ही है जो मतलब जॉब करता है, बाकी सब डिपेंडेंट है और फैमिली बहुत बड़ी है। साइज ऑफ फैमिली इज़ लार्ज, सो दैट इज़ द रीज़न पॉवर्टी इज़ देयर। Fourth one, illiteracy. Illiteracy is also a very common or very important part for the poverty. नेक्स्ट है पुअर हेल्थ होगी तब भी व्यक्ति पुअर उसमें पॉवर्टी के अंतर्गत आएगा। चाइल्ड लेबर इज़ अ कॉज ऑफ पॉवर्टी। और हेल्पलेसनेस, ये सारे पॉइंट्स जो है वो ये क्या डिफाइन करते हैं, ये पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं, है ना। हम इसको कॉमन इंडिकेटर्स में भी फाइंड कर सकते हैं और सोशल इंडिकेटर्स में भी फाइंड कर सकते हैं। अब कॉमन इंडिकेटर्स में जैसे सिंपल सी बात है, लैंडलेसनेस, है ना, तो ये कॉमन इंडिकेटर्स हो गया। हेल्पलेसनेस कॉमन इंडिकेटर्स में हो गया। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट सोशल इंडिकेटर्स के अंतर्गत आते हैं। सो यहाँ पर पॉवर्टी को ये दोनों बेसिस पे जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ पॉवर्टी एनालिसिस की, कि पॉवर्टी को कैसे विश्लेषण किया गया है, कैसे एनालिसिस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट कैसे मानती है कि ये पुअर में आ रहे हैं या पॉवर्टी में आ रहे हैं। तो देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ गिवन है, सोशल एक्सक्लूशंस और वल्नरेबिलिटी, है ना। सोशल एक्सक्लूशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल एक्सक्लूशंस जैसे किसी सिटी में या किसी मेट्रो कंट्रीज़ में मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो प्लेस पे आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स रहते हैं, हाई कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और लो कैटेगरी। तो एक आउटस्कर्ट एरिया में एक जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, या फिर जैसे कह सकते हैं सोशल एक्सक्लूशंस में हम एक पर्टिकुलर कास्ट भी मान सकते हैं, है ना, कि जैसे मतलब इसको कहना नहीं चाहिए बट ये है कि सोसाइटी में कहा जाता है कि ये दलितों का क्षेत्र है ना। तो वो सोशल एक्सक्लूशंस के अंतर्गत आता है। दलित एरिया है या फिर एससी कॉलोनी है, तो ये सब किस में आएंगे, एसटी कॉलोनीज है, वो सब किस में आएंगे, सोशल एक्सक्लूशंस में, एंड दे ऑल आर कमिंग इन द पॉवर्टी। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि जो पर्सन्स कई बार क्या होते हैं, पुअर तो नहीं होते बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिजास्टर आने के कारण, है ना, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या मैनमेड डिजास्टर हो गया। मैनमेड डिजास्टर जैसे एक्सीडेंट हो गया, फैमिली का जो मेंबर क्या कर रहा था, अर्निंग कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया तो बाकी सब डिपेंडेंट गरीब हो गए, है ना, पुअर हो गए। तो ये वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब रिसेंट का एग्जांपल हम देखते हैं कि आज
क्या चल रहा है आज ये उड़ीसा में, ये जो टेम्पेस्ट वाली कंडीशन चल रही है, तो उसमें हम क्या देखने को मिलता है हमें कि वो वल्नरेबल में आएगा। मान लीजिए उसके नियरेस्ट में जितने भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में जितने भी वहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन हो जाती है और वहाँ के आसपास की कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वल्नरेबिलिटी में आ जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली पॉवर्टी के एनालिसिस में सोशल एक्सप्रेशन है और वल्नरेबिलिटी है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉवर्टी लाइन के बारे में, है ना। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, पॉवर्टी लाइन क्या है, APL और BPL जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। NSO ने क्या डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन के बारे में कि जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो कहलाते हैं APL यानी एबो पॉवर्टी लाइन, और जो उसके नीचे आ रहे हैं वो कहलाते हैं BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट या हमारी कंट्री में पॉवर्टी लाइन कैसे बनाई गई है, हमारी कंट्री में मेजरमेंट करके पॉवर्टी लाइन बनाई गई है रूरल और अर्बन एरियाज़ की कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग। कैलोरीज़ मतलब यानी व्यक्ति को पर डे पर व्यक्ति को मिलने वाली पर डे की जो कैलोरी है उसको डिफाइन किया गया है ना। ये डिफाइन किया गया है 2400 कैलोरी यदि विलेज एरिया में व्यक्ति को नहीं मिल रही है तो वो पुअर कहलाएगा, है ना। और अर्बन एरिया में यदि 2100 कैलोरी पर डे नहीं मिल रही है तो वो पुअर कहलाएगा। ये कैलोरीज पे इसलिए डिफाइन किया गया है ताकि व्यक्ति का फिजिकली मेंटल सारे ग्रोथ को उसमें बताया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको इनकम बेस पर देखें वो तो हेल्थ बेस हो गई। इनकम बेस पर हम देखें तो 816 रुपीज़ इन विलेज एरिया एंड 1000 इन सिटी एरिया। इतना अमाउंट से यदि नीचे है तो BPL में आ रहा है और बाकी के जो है APL में आ रहा है। तो दो बातें सामने आई, इनकम बेस्ड होना चाहिए और व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, हेल्थ बेस्ड होना चाहिए। तो हम पॉवर्टी लाइन पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉवर्टी लाइन का आपके इसमें यही दिया हुआ है बेसिकली। और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या है, टाइम टू टाइम 2001 के अकॉर्डिंग अलग था, 11 के अकॉर्डिंग अलग है, और अब जब न्यू पब्लिक सेंसस होगी, नई जनगणना होगी 2021 में, तो एक अलग तरह से रेशियो सामने आएगा, है ना। तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग और अलग से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाएगा। हम अभी जो करंट पॉवर्टी लाइन है वो मैंने आपको बताया, जो आपकी बुक में है, जो आपको आंसर्स में लिखना है ना। उसके बाद आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स भी दो तरह के होते हैं, एक सोशल ग्रुप्स और एक आता है इकोनॉमिक ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स कैसे हो जाते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स में? वल्नरेबल ग्रुप्स में मैंने आपको बताया क्या कि जो डिज़ास्टर के कारण जो वल्नरेबिलिटी आती है, डिज़ास्टर के कारण जो पॉवर्टी आती है वो वल्नरेबिलिटी कहलाती है। यानी व्यक्ति पहले तो रिच था लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए या कोई डिज़ास्टर आ गया या मैन मेड या कहना चाहिए जो नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, उसके कारण व्यक्ति क्या हो गया, पुअर हो गया, है ना। तो यहाँ पर यदि फाइनेंशियली वो उसके पास वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इकोनॉमिक के अंतर्गत आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रुप्स में आ जाएगा। और यदि वो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर एक कोई कास्ट रखता है तो उसको भी हम वल्नरेबल ग्रुप में फाइंड आउट करते हैं। जैसे ST SC है, उनको कहा गया कि वो तो बहुत समय से कई समय से चला आ रहा है कि वो गरीब है, तो उसको सोशल ग्रुप में रख दिया, और भले ही आपकी कंडीशन में वो डेवलप कर रहे हैं बट उनको एक वल्नरेबल ग्रुप के अंतर्गत सोशल ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो ये मेन फर्स्ट लेक्चर था पॉवर्टी एज अ चैलेंज का। 2 पॉइंट और है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो 2 पॉइंट है ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आई थिंक यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना। लाइक इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, इस वाले टॉपिक में ग्राफ बताया गया है। ग्राफ का प्रेजेंटेशन तो अभी मैं लेक्चर के माध्यम से नहीं कर पाऊँगी, इन फ्यूचर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी बता पाऊँ, आई होप, अगर चैनल मेरा अच्छा चलता है तो आगे मैं आपको ये बताती हूँ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ मतलब कि जो स्टेट के अंदर किस स्टेट, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है ना, ये एक पुअर स्टेट में माना जाता है ना। वहीं केरल है, क्यों, केरल लिटरेट है ना, और महाराष्ट्र है, कुछ डेवलप्ड सिटी है। तो ऐसे इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब अलग अलग राज्यों में पॉवर्टी की कंडीशन क्या है वो सब इसमें बताया गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ऐसे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में 10 ईयर का जो पूरा सिनेरियो बताया है कि कौन सी कंट्री पुअर कंट्री में मानी जाती है और कौन सी कंट्री जो है वो रिच कंट्री में मानी
जाती है। इसको भी हम बेस ईयर से लेकर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को भी हम बेस ईयर से लेकर देखते हैं कि आज के कंडीशन में कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कहाँ पॉवर्टी कम है और कौन सी कंट्री में पॉवर्टी ज़्यादा है ना। अगर ये सब पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा इंडिया की पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं थे तो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके पहले से, जब मुग़ल और सल्तनत नहीं आए थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को काफ़ी कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया और यहाँ पर पुअर पॉवर्टी की जो रेशियो वो बढ़ गया। और जब इंडिपेंडेंस हुआ हमारी कंट्री तो हमारे लिए पॉवर्टी को फेस करना बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा। हमारे जो लीडर्स रहे हैं उन्होंने अलग अलग 5 ईयर प्लान में पॉवर्टी को एक पर्टिकुलर एक फोकस करके उस पर कई कई स्कीम्स लॉन्च की है, कई कई योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को, जिन स्कीम्स को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। और अगर इस टॉपिक में किसी तरह का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, सो यू कैन कमेंट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक मोर लाइक माई चैनल, ताकि मैं आगे भी और बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन के जरिए और थोड़ा सा मेरी ये ग्रोथ तक हो सके और मैं इसको और आगे अच्छे से आपके लिए हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।